गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय संसद की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसके दो सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा होते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति को इसका एक अभिन्न अंग माना गया है। कहने का मतलब, अगर भारत के राष्ट्रपति को इसके गठन में से निकाला जाता है तो इसके गठन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 79 मैंने इसमें आपको जिक्र किया था कि अनुच्छेद 79 जो है भारतीय संविधान में, वो संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है कि भारतीय संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। उसके जो दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, जिनका वर्णन क्रमशः राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में तथा लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में, तथा जो अभिन्न अंग है संसद का, भारत का राष्ट्रपति, उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तीनों मैंने आपको बता दिए, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 52। इन तीनों के द्वारा मिलकर भारतीय संसद का जो गठन है वो पूर्ण होता है। इनके बारे में जो सामान्य जानकारियां थी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे। 552 जो सदस्य संख्या थी उनके बारे में बताया था, लेकिन वर्तमान समय में उनको चेंजिंग कर दिया गया है। वर्तमान समय में उनको चेंज कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही न्यू बुक्स में इसका जिक्र किया जाएगा वो हम बाद में आपको क्लासेज में या लाइव क्लासेज के माध्यम से बता देंगे। लेकिन अभी तो हम फिलहाल जो हमारी बुक है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। नए आंकड़े आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी होने के बाद ही हम बात करेंगे। तो बात करें थे हम भारतीय संसद के गठन या संरचना की, तो उसमें मैंने आपको बताया संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ है। कहने का मतलब, भारतीय संसद का गठन अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अलावा, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति के अलावा इसके दो सदन होंगे, एक राज्यसभा तथा दूसरा लोकसभा, जिनका वर्णन मैंने आपको बता दिया 80 और 81 में किया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं एवं निर्योग्यताएं। जो पॉइंट है संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं एवं निर्योग्यता, तो जो इसमें है ए बिंदु, कौन सा है? ए, योग्यताएं। योग्यताएं जो बिंदु है इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह है इसका फर्स्ट पॉइंट कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यताओं की बात कर रहे हैं, तो योग्यताएं हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे जो सेकंड पॉइंट है, उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु, उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु
का होना चाहिए, तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। कहने का मतलब 2 पॉइंट्स मैंने भी आपको बताई, जो 2 योग्यताएं हैं। पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए जो संसद का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। ठीक है, पहली शर्त या योग्यता ये है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे सेकंड जो शर्त या योग्यता है वो है उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु तय की गई है वो 30 वर्ष, तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो ये थी इसकी 2 योग्यताएं या शर्तें। नंबर 3 की हम बात करते हैं। उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए, अन्य ऐसी योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद के द्वारा निर्धारित की जाए। कहने का मतलब उसके पास अन्य वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, अर्थात संसद जिनको तय करे या निर्धारित करे वे सभी योग्यताएं भी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो भारतीय संसद का सदस्य बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे निर्योग्यताएं। ये तो थी योग्यता। अब जो सेकंड पॉइंट है इसका निर्योग्यताएं कौन कौन सी है कि किन स्थिति में वह संसद का सदस्य नहीं बने सकता, किन परिस्थितियों में कोई भारतीय नागरिक संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो पहला है पागल या दिवालिया व्यक्ति। पागल या दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, फर्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति जो पागल हो या जिसको न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। कैसा व्यक्ति? जिसको कि पागल या दिवालिया घोषित किया गया हो वह। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो
कहने का मतलब दो नियोग्यताएं मैंने आपको बता दी। पहली है पागल या दिवालिया व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, तथा दूसरी है कोई भी व्यक्ति अर्थात कोई भी नागरिक एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब लोकसभा या राज्यसभा अगर दोनों में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसे एक सदन से इस्तीफा देना ही पड़ता है। कहने का मतलब वो एक सदन में ही रह सकता है। संविधान की 10वीं अनुसूची, नेक्स्ट पॉइंट जो है संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल के प्रावधान से। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद की जो सदस्यता है उससे उसे बर्खास्त किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान की अनुसूची 10वीं जो है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य दल बदल का दोषी पाया गया तो उसे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य नंबर जो 3 है नियोग्यता का पॉइंट, उसमें हम देखेंगे कि संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य दल बदल का दोषी पाया गया तो उसे संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। कहने का मतलब जो कि भारतीय राजनीति में आयाराम और गैराम की प्रवृत्ति से संबंधित है। कहने का मतलब आयाराम और गैराम की प्रवृत्ति दल बदल की प्रवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, ये थी इसकी योग्यताएं, ये इसकी नियोग्यताएं। अब जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था, अब सेकंड पॉइंट है शपथ। इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। शपथ से तात्पर्य है कि संसद के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त
पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो सेकंड पॉइंट है हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है शपथ। फर्स्ट पॉइंट था संसद सदस्य बनने की योग्यता एवं निर्योग्यता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें शपथ। तो शपथ क्या होती है इसके बारे में आपको बता देता हूं एक बार कि कोई भी संसद सदस्य चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति या अगर राष्ट्रपति स्वयं नहीं जा सकता तो अब वो स्वयं अपनी जगह किसी व्यक्ति को या किसी पदाधिकारी को नियुक्त कर सकता है। तो उसके समक्ष जो संसद सदस्य होता है वो अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। कहने का मतलब कि वह अपने कर्तव्य निर्वहन की शपथ लेता है कि मैं सच्ची ईमानदारी से या कर्तव्य निष्ठा से इस पद का पालन करूंगा या इस पद पर रहते हुए संपूर्ण कार्य विधि के अनुसार संपादित करूंगा, ऐसी वो शपथ ग्रहण कर। तो ये है शपथ कि संसद के सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति, यहाँ जो बात है कि शपथ कौन दिलवाता है, भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। किस पर? उस शपथ पत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है। तो ये था शपथ जो सेकंड पॉइंट है। अब उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो पॉइंट है हमारा संसद के सत्र या अधिवेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है संसद के सत्र या अधिवेशन। संसद के सत्र या अधिवेशन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। इसमें अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का क्या करता है? अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, कहने का मतलब
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति संसद के जो दोनों सदन है उनका अधिवेशन बुलाता है। तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 85 के अनुसार। या सेकंड क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे संसद के सत्र अधिवेशनों से उसका संबंध। तो देखेंगे इसमें अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन बुलाता है और संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी बैठक के मध्य आगामी सत्र की प्रथम बैठक आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए प्रथम बैठक के बीच नियत तारीख से 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बात इसको दोबारा समझेंगे हम कि अनुच्छेद 85 का संबंध है। अनुच्छेद 85 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है एवं उसे आहूत करता है तथा संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक संसद के एक सत्र की जो अंतिम बैठक है और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच नियत तारीख से 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इन दोनों बैठकों के बीच में, समझना है आप, कि इन दोनों बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कितने माह से अधिक का? 6 माह से अधिक का इसमें गैप नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं, संसद के सत्रीय अधिवेशन, तो संसद के सत्रीय अधिवेशन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें देखेंगे और किस अनुच्छेद के आधार पर बुलाता है? अनुच्छेद 85 के आधार पर। किस आधार पर? अनुच्छेद 85 के आधार पर भारत का राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों की अधिवेशन बुलाता है एवं उन्हें आहूत करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक की जो प्रथम बैठक है उसके बीच में, दोनों के बीच की जो नियत तारीख है, नियत समय है, उसके बीच में 6 माह से अधिक का गैप या अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है इसका, संसद के सत्रीय अधिवेशन। अब बात करेंगे हम फोर्थ पॉइंट जो है गणपूर्ति। कौन सा है? गणपूर्ति, जिसको कि हम कह सकते हैं कोरम। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं? गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं?
तो आप इसमें बताएंगे गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता या प्रमाणिकता प्राप्त होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। 10वां या 1/10वां भाग है। कहने का तात्पर्य है, हम बात कर रहे थे 4th पॉइंट की गणपूर्ति या कोरम। तो हम इसमें देखेंगे गणपूर्ति या कोरम। मैंने अभी आपको बताया कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है। गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता या प्रमाणिकता प्राप्त होती है। कहने का मतलब जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता या प्रमाणिकता प्राप्त होती है। और यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी अर्थात जो मुख्य अधिकारी होता है पीठासीन अधिकारी, यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है। कौन सा भाग है? 10वां भाग या 1/10वां भाग इस नाम से कह सकते हैं। तो यह है गणपूर्ति या कोरम। एक बार फिर से देख लेंगे इसको। गणपूर्ति से आप क्या समझते हैं या कोरम से आप क्या समझते हैं। तो आपको इसमें बताना है गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को जो सदन है उनकी कार्यवाही को वैधानिकता या प्रमाणिकता दोनों में से कोई सा शब्द यूज कर सकते हैं। वैधानिकता भी कह सकते हैं या प्रमाणिकता भी इसे कह सकते हैं। वैधानिकता या प्रमाणिकता प्राप्त होती है तथा यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल संख्या का कौन सा भाग है? 10वां भाग अर्थात 1/10 भाग।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट की हम बात करेंगे जो है संसद में भाषा, कि संसद में कौन सी भाषा काम में ली जाती है। तो इसमें देखेंगे संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन, संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। कौन सी है? हिंदी व अंग्रेजी। याद रखने की बात है कि संविधान के अनुसार संसद में कौन सी भाषा तय की गई है, तो आपको बताना है संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा एक तो हिंदी और दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी। कहने का मतलब इन दो भाषाओं में ही संसद के कार्य का संचालन होता है। किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य, किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब बात कर रहे हैं हम संसद में भाषा की, तो भारतीय संसद में उसके कार्य संचालन में कौन कौन सी भाषाएं काम में ली जाती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की जो भाषा, संसद के कार्य संचालन की भाषा जो रखी गई या तय की गई थी वो मुख्य रूप से कौन सी थी? हिंदी व अंग्रेजी। इन दो भाषाओं को तय किया गया। अब देखिए इधर संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन, अर्थात संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। कौन सी है? हिंदी व अंग्रेजी है। किंतु जो पीठासीन अधिकारी है ऐसे सदस्य जो कि हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। कहने का मतलब जिनको हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं नहीं आ सकती, उनको पीठासीन अधिकारी अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है। कहने का मतलब वह उसे
उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है या उसकी जो मातृभाषा है उसमें उसे बोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे इस पॉइंट के बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।